हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के उस क्लासिक नाटक की जिसने साहित्य की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह नाटक सिर्फ एक व्यापारिक सौदे की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मित्रता, प्रेम, न्याय, धर्म, लालच और दया जैसे गहरे मानवीय भावों का चित्रण मिलता है। कहानी की शुरुआत, वेनिस का माहौल। कहानी का मंच है वेनिस, 16वीं शताब्दी का यूरोप का सबसे मशहूर व्यापारिक शहर। समुद्र किनारे बसा ये शहर जहाजों, व्यापारियों और विदेशी मेहमानों से भरा हुआ था। यहां पैसा, सोना, चांदी, व्यापार और सौदेबाजी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थे। इस माहौल में हमारा पहला नायक आता है, एंटोनियो। एंटोनियो एक अमीर व्यापारी था जिसका जहाज दुनिया भर में दौड़ते थे, कहीं मसालों से लदे हुए तो कहीं सोने चांदी के सिक्कों से भरे। लेकिन उसके दिल में अजीब सी उदासी रहती थी। न पैसा उसे खुशी देता था, न सफलता। उसके दोस्त अक्सर पूछते, तुम्हें क्या हुआ है एंटोनियो? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी चेहरे पर मायूसी क्यों है? एंटोनियो भी खुद नहीं जानता था कि वो क्यों उदास है। शायद ये किस्मत का इशारा था कि आगे उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके वजूद को बदल देगा। दोस्ती की मिसाल, एंटोनियो और बासेनियो। वेनिस में एंटोनियो का एक बहुत प्यारा दोस्त था, बासेनियो। बासेनियो एक नौजवान, आकर्षक और बहादुर युवक था, लेकिन थोड़ा खर्चीला और लापरवाह। उसे शानदार कपड़े पहनना, शानो शौकत से जीना और बड़ी बड़ी दावतें देना बहुत पसंद था। लेकिन इन आदतों की वजह से वो कर्ज में डूब गया था। अब बासेनियो के दिल में एक सपना था, पोर्शिया से शादी करने का। पोर्शिया सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक। पोर्शिया बेलमोंट नामक एक छोटे से राज्य की रहने वाली थी। वो बहुत अमीर, बेहद खूबसूरत और समझदार युवती थी, लेकिन उसकी शादी एक अजीब शर्तों पर निर्भर थी। उसके पिता ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। पोर्शिया से शादी वही करेगा जो उसके घर में रखे गए 3 संदूकों, कास्केट्स में से सही वाला चुनेगा। ये संदूक 3 धातुओं के बने थे, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, सीसा, लीड। हर संदूक पर एक लिखावट थी और उम्मीदवार को इन तीनों में से चुनना होता। अगर सही संदूक चुन लिया तो पोर्शिया उसकी पत्नी बन जाती, और अगर गलत चुन लिया तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। दुनिया भर से राजकुमार, अमीर व्यापारी और शहजादे पोर्शिया से शादी करने बेलमोंट आते थे, लेकिन कोई भी सही संदूक नहीं चुन पाया। बासेनियो की योजना। बासेनियो पोर्शिया से बेहद मोहब्बत करता था और उसे यकीन था कि अगर वो बेलमोंट पहुंचेगा तो पोर्शिया भी उसे अपना लेगी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए बासेनियो अपने सबसे बड़े सहारे, अपने दोस्त एंटोनियो के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक मौका चाहिए। मैं पोर्शिया से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास खर्च उठाने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम मदद कर दो तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। एंटोनियो का बलिदान। एंटोनियो दिल से बहुत बड़ा था। उसे अपने दोस्त की खुशी से बढ़कर कुछ और नहीं चाहिए था। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय उसके सारे पैसे और संपत्ति समुद्र में चल रहे जहाजों में लगे थे। उसने कहा, मेरे पास अभी नकद नहीं है, लेकिन मेरे नाम पर वेनिस का हर साहूकार कर्ज देने को तैयार होगा। चलो किसी से उधार लेते हैं। और यही से आता है दूसरा बड़ा किरदार, शाइलॉक। शाइलॉक यहूदी साहूकार। शाइलॉक वेनिस का एक अमीर साहूकार था जो दूसरों को ब्याज पर पैसा उधार देता था। वो चालाक, चतुर और बेहद लालची इंसान था, लेकिन साथ ही वो समाज की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार भी था, क्योंकि उस समय वेनिस में यहूदियों को नीची नजर से देखा जाता था। शाइलॉक के दिल में एंटोनियो के लिए खास नफरत थी। वजह यह थी कि एंटोनियो बिना ब्याज के दूसरों को पैसे उधार देता था
और इस वजह से शाइलॉक का धंधा कम हो जाता था। जब एंटोनियो और बासेनियो उसके पास पैसे उधार लेने पहुंचे तो शाइलॉक ने एक अजीब शर्त रखी। अजीब समझौता। शाइलॉक ने कहा, मैं तुम्हें 3000 डकट सिक्के दूंगा, लेकिन अगर समय पर वापस नहीं कर पाए तो सजा के रूप में मुझे एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड लगभग आधा किलो मांस काटने का हक होगा। ये सुनकर सब दंग रह गए। ये कोई साधारण समझौता नहीं था, ये तो मौत की सौदेबाजी थी। बासेनियो डर गया और उसने एंटोनियो को मना किया कि ऐसी शर्त कभी मत मानो। लेकिन एंटोनियो को यकीन था कि उसके जहाज जल्द ही वापस आ जाएंगे और वो आसानी से पैसा चुका देगा। उसने आत्मविश्वास से कहा, कोई चिंता मत करो, मैं उसकी शर्त मानता हूं। और इस तरह वो खतरनाक समझौता हो गया। बेलमोंट का सफर। उधर बासेनियो पैसा लेकर बेलमोंट के लिए रवाना हो गया। वहां पोर्शिया उसका इंतजार कर रही थी। पोर्शिया भी दिल ही दिल में चाहती थी कि बासेनियो वही शख्स हो जो सही संदूक चुन ले। अब बासेनियो उस इम्तिहान के सामने था, 3 संदूकों का। उसका दिल धड़क रहा था। पोर्शिया की निगाहें उस पर थी और पूरे महल का माहौल जैसे सांस रोककर खड़ा था। यहां तक कहानी हमें कई सवालों पर छोड़ती है। क्या बासेनियो सही संदूक चुन पाएगा? क्या एंटोनियो का जहाज सही सलामत लौटेगा? या शाइलॉक की खतरनाक शर्त एंटोनियो की जान ले लेगी? और क्या पोर्शिया वाकई बासेनियो की किस्मत बनने वाली है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी बेहतरीन किताबों और कहानियों की समरीज मैं आपके लिए लाता रहूं। शाइलॉक की चाल और एंटोनियो की मुश्किलें। बासानियो जब बेलमोंट की ओर जाता है तो एंटोनियो अपने जहाजों को समुद्र पर भेज देता है। एंटोनियो को पूरा विश्वास होता है कि उसके जहाज सफल व्यापार करके वापस लौटेंगे। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और होती है। समुद्र में तूफान आता है और खबर फैलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए हैं। ये खबर मिलते ही शाइलॉक के दिल में दबा हुआ गुस्सा और बदला आग की तरह भड़क उठता है। अब उसे एंटोनियो को सबक सिखाने का सही मौका मिल चुका था। शाइलॉक बार बार कहता है, वो जिसने मुझे गालियां दी, मेरे धर्म का मजाक उड़ाया, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया, अब वही मेरी दया पर है। और शाइलॉक खुलेआम ऐलान करता है कि अगर एंटोनियो उसे कर्ज वापस नहीं कर पाया तो वो उसके शरीर का 1 पाउंड मांस काट कर ही रहेगा। बेलमोंट में बासानियो और पोर्शिया। उधर बेलमोंट में बासानियो अपनी किस्मत आजमाने आता है। पोर्शिया का दिल पहले से ही बासानियो के लिए धड़क रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पिता की वसीयत ही उसका भविष्य तय करेगी। अब बारी आती है उस मशहूर 3 डिब्बों वाली परीक्षा की। सोने का डिब्बा जिस पर लिखा है जो चाहे वही पाए, चांदी का डिब्बा जिस पर लिखा है जो योग्य हो वही पाए, शीशे का डिब्बा जिस पर लिखा है जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है वही पाएगा। पहले कई राजकुमार इस परीक्षा में असफल हो चुके थे। वे सोने या चांदी के डिब्बे चुनते और खाली हाथ लौट जाते, लेकिन बासानियो अपने दिल की आवाज सुनता है। वो कहता है, सोना धोखा है, चांदी लालच है, असली मूल्य वही है जहां सच्चाई छुपी हो। और वो चुनता है शीशे का डिब्बा। जैसे ही वो डिब्बा खोलता है उसमें से पोर्शिया की तस्वीर निकलती है। पोर्शिया खुशी से झूम उठती है। आखिरकार उसका जीवन साथी चुन लिया गया था। दोनों का मिलन होना तय हो जाता है। प्रेम और विवाह का वादा। बासानियो और पोर्शिया का रिश्ता पक्का होते ही बेलमोंट महल में उत्सव का माहौल बन जाता है। पोर्शिया बासानियो को एक अंगूठी देती है और कहती है, ये अंगूठी हमारे प्रेम और बंधन की निशानी है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी मैं जानूंगी कि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। लेकिन इसी बीच एंटोनियो की खबर बेलमोंट पहुंचती है। एंटोनियो पर शाइलॉक का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है, लेकिन उसके सारे जहाज डूब चुके हैं और वो पैसे नहीं दे सकता। शाइलॉक अब अपने वचन पर अड़ा है, 1 पाउंड मांस। बासानियो का दिल टूट जाता है।
वो पोर्शिया से कहता है कि उसे तुरंत वेनिस लौटना होगा, क्योंकि उसके सबसे प्रिय मित्र एंटोनियो की जान पर संकट मंडरा रहा है। पोर्शिया अपने दिल का दर्द दबाकर कहती है, जाओ, अपने मित्र को बचाओ। सच्ची दोस्ती सच्चे प्रेम की पहचान है। पोर्शिया की योजना। जैसे ही बासानियो वेनिस की ओर रवाना होता है, पोर्शिया एक गुप्त योजना बनाती है। वो कहती है, अगर शाइलॉक सचमुच एंटोनियो से उसका मांस लेना चाहेगा तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे न्याय भी हो और एंटोनियो की जान भी बचे। पोर्शिया अपने साथ अपनी दासी नेरिसा को लेती है। दोनों पुरुषों के वेश में वकील और उसके सहायक का रूप धरकर वेनिस की ओर निकल पड़ते हैं। कहानी का मोड़, अदालत का बुलावा। वेनिस में अदालत लगती है। शाइलॉक एंटोनियो को सामने खड़ा करता है और जज से कहता है, उसने कर्ज नहीं लौटाया, अब मैं अपना हक मांगता हूं। मुझे उसके शरीर से 1 पाउंड मांस चाहिए। सभी लोग शाइलॉक से दया की भीख मांगते हैं, लेकिन शाइलॉक का दिल पत्थर बन चुका था। वो बार बार कहता है, न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। अदालत की इस घड़ी में अचानक एक नया वकील आता है। वो और कोई नहीं बल्कि पोर्शिया ही होती है, लेकिन पुरुष वेश में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी बेहतरीन किताबों और कहानियों की समरीज मैं आपके लिए लाता रहूं। अदालत का दृश्य, द कोर्टरूम सीन। कहानी अपने सबसे रोमांचक और नाटकीय हिस्से में पहुंच चुकी है। एंटोनियो ने बैसानियों की मदद करने के लिए शाइलॉक से कर्ज लिया था और अब वो कर्ज चुका पाने में असमर्थ है। समझौते की शर्त के अनुसार अगर समय पर कर्ज नहीं लौटा तो शाइलॉक को एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटने का अधिकार होगा। वेनिस की अदालत, कोर्ट ऑफ वेनिस में चारों ओर तनाव का माहौल है। एंटोनियो हार मान चुका है और शांत खड़ा है। उसके दोस्त बैसानियो और ग्रेशियानो चिंतित होकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाइलॉक ठंडे और कठोर दिल से अपने पाउंड ऑफ फ्लेश की मांग पर अड़ा हुआ है। ड्यूक ऑफ वेनिस भी उसे दया दिखाने के लिए समझाते हैं, लेकिन शाइलॉक कहता है, मैं कानून की मांग करता हूं। अनुबंध तो अनुबंध है। यहां तक कि बैसानियो और ग्रेशियानो शाइलॉक को दोगुना तिगुना पैसा चुकाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वो अड़िलपन से इनकार कर देता है। पोर्शिया का वेश बदलकर अदालत में पहुंचना। इसी बीच पोर्शिया और नेरिसा भी पुरुष वकील और उनके सहायक के वेश में अदालत पहुंचते हैं। पोर्शिया खुद को बल्थाजर, एक युवा वकील बताती है। कोई नहीं जानता कि वो असल में बैसानियो की पत्नी है। वो अदालत से अनुमति लेती है कि उसे इस केस की सुनवाई करने दिया जाए। ड्यूक सहमति दे देता है। पोर्शिया बड़े धैर्य से शाइलॉक और एंटोनियो दोनों की दलीलें सुनती है। फिर वो शाइलॉक से कहती है, दया सबसे बड़ा गुण है। तुम चाहे अपने अधिकार का दावा कर रहे हो, पर अगर दया दिखाओगे तो ईश्वर तुम्हें और महान बनाएगा। लेकिन शाइलॉक ठाके लगाता है और कहता है, मैं कानून चाहता हूं, न कि दया। पोर्शिया की चतुराई। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सबको लगने लगता है कि अब एंटोनियो की मौत निश्चित है। शाइलॉक चाकू तेज करता है और अपने पाउंड ऑफ फ्लेश की तैयारी करता है। तभी पोर्शिया अचानक अपनी चाल चलती है। वो शाइलॉक को अनुबंध पढ़कर सुनाती है और कहती है, सच है कि अनुबंध तुम्हें एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने की इजाजत देता है, लेकिन याद रखो, अनुबंध में खून बहाने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने 1 बूंद भी खून गिराया तो तुम्हारा सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। शाइलॉक हक्का बक्का रह जाता है। वो समझ जाता है कि वो फंस चुका है। शाइलॉक की हार। घबराकर शाइलॉक कहता है कि वो दोगुना पैसा ले लेगा और मामला खत्म कर दे। लेकिन अब पोर्शिया कहती है, नहीं, अब देर हो चुकी है। तुमने केवल मांस मांगा था, पैसा नहीं। फिर वो आगे कहती है कि वेनिस के कानून के अनुसार अगर कोई विदेशी नागरिक वेनिस के किसी नागरिक की जान लेने की कोशिश करता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार की और आधी उस व्यक्ति यानी एंटोनियो की हो जाएगी।
ये सुनकर शाइलॉक टूट जाता है। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। एंटोनियो दयालुता दिखाकर कहता है कि उसकी संपत्ति उसकी बेटी जेसिका और उसके पति लॉरेंजो को मिल जाए। शाइलॉक को मजबूर किया जाता है कि वो ईसाई धर्म अपना ले। शाइलॉक हारकर चुपचाप अदालत छोड़ देता है। प्रेम और उपहार का खेल। केस खत्म होने के बाद सब खुश है। एंटोनियो बच गया और बैसानियो को राहत मिली। बैसानियो और ग्रेशियानो उस वकील यानी पोर्शिया को धन्यवाद देते हैं और कोई इनाम देना चाहते हैं। पोर्शिया, जो अब भी वेश बदल कर है, चालाकी से बैसानियो की उंगली में पहनी हुई अंगूठी मांग लेती है। बैसानियो थोड़ी झिझकता है क्योंकि ये अंगूठी पोर्शिया ने उसे दी थी और कहा था कि इसे कभी मत उतारना। लेकिन दोस्ती और एहसान के चलते बैसानियो अंगूठी उतार कर दे देता है। नेरिसा भी ग्रेशियानो से उसी तरह उसकी पत्नी की दी हुई अंगूठी चतुराई से ले लेती है। सुखद अंत। जब सब बेलमंट लौटते हैं तो पोर्शिया और नेरिसा अपनी असली पहचान उजागर करती है। वे बताती है कि वही अदालत में वकील बनकर आई थी। बैसानियो और ग्रेशियानो शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की दी हुई अंगूठियां किसी और को दे दी। लेकिन माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है। अंत में एंटोनियो खुश है कि उसकी जान बच गई। बैसानियो और पोर्शिया का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। ग्रेशियानो और नेरिसा भी विवाह बंधन में बंध जाते हैं। लोरेंजो और जेसिका को भी शाइलॉक की संपत्ति मिल जाती है। कहानी दोस्ती, प्रेम, दया और इंसानियत की जीत के साथ समाप्त होती है। मूल संदेश, मोरल लेसन्स। सच्ची दोस्ती बलिदान मांगती है। एंटोनियो ने अपने जीवन तक की बाजी लगा दी। लोभ और नफरत इंसान को बर्बाद कर देते हैं। शाइलॉक का अंत इसी वजह से हुआ। दया, इंसानियत से बड़ा कोई गुण नहीं। पोर्शिया के शब्द आज भी लोगों के दिल में गूंजते हैं। प्यार और विश्वास रिश्तों की असली नींव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी बेहतरीन किताबों और कहानियों की समरीज मैं आपके लिए लाता रहूं।